ऑफसेट आपने करना है, लिमिटेड आपने करना है कि जनाब कौन सी सब्सिडरी में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, और लास्ट में जनाब तीसरी चीज़ है जिसको हम लोगों ने पूरा फुल उसमें हम बात कर लेते हैं, टोटली एलिमिनेशन। किसको एलिमिनेशन करना है जनाब? एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। कहता जी कंसोलिडेशन बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपने ट्रांजैक्शन इंट्रा ग्रुप करनी है, मतलब आपके सब्सिडरी के साथ पेरेंट ने कर ली, पेरेंट ने सब्सिडरी ने पेरेंट के साथ कर ली, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है उनको आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पेरेंट ने कोई चीज़ बेची सब्सिडरी को, ओके, तो उस पे ऊपर उसने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो कहता है जनाब ये प्रॉफिट को ना मानो, ये ना तुम इस चीज़ को मानो ना तुम इस प्रॉफिट को मानो, ये समझो कि तुमने चीज़ बेची नहीं है। इसी तरह से सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई चीज़ बेच दी, तो हम क्या कहेंगे? इसको तुम ना मानो, हम क्या समझेंगे कि तुमने चीज़ बेची ही नहीं है। रिसीवेबल, एग्जैक्टली, अगर रिसीवेबल है, मिसाल के तौर पर कंपनी ए पेरेंट कंपनी है, या कंपनी पी जो है वो पेरेंट कंपनी है और कंपनी एस जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, तो इसमें अगर रिसीवेबल है कंपनी एस की तरफ, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर कंपनी ए ने यानी कि कंपनी पी ने कंपनी एस को कोई लोन दिया हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज बेची है और इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो गेन किया हुआ है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के चीज बेचा तो वो खत्म हो जाएगा। गॉट इट? मतलब जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन उनको क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। ओके, रिसीवेबल पेएबल खत्म, एसेट लायबिलिटी खत्म। गॉट इट? सर जो हमने उनको चीजें बेची हैं, अगर वो उनको आगे बेच के जो प्रॉफिट अर्न करते हैं जी वो खत्म, वो भी खत्म हो जी जी जाहिर बात है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वही है, वो खत्म। ओके सर, ठीक है, तो इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ हम इसको मजीद बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इन तीन चीज़ों के बाद उसने कहा कि जनाब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टिप्स, हमने कहा जी बताइए कौन से इंपॉर्टेंट टिप। कहता है जी सबसे पहले, अगर जो हमने बात की थी कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग 100% से कम भी है लेकिन आप किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस कंपनी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को आप क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, यानी कि फुल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इवन पार्शियल एक्विजिशन। पार्शियल एक्विजिशन का मतलब है जी 100% नहीं, ठीक है। और कहता जी ये तो आपने फुल एक्वायर कर लेना एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है जी? शो सेपरेटली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं NCI। ये NCI क्या चीज है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जितने के शेयर्स या जितने % शेयर आपने किसी कंपनी के एक्वायर कर लिए वो बन गए आपकी एक्विजिशन, और जितने आपने एक्वायर नहीं किए वो बन गए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कि इतने अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर कंपनी ए ने कंपनी बी के 80% शेयर परचेज कर लिए, तो कितने शेयर्स के ऊपर इसका कंट्रोल है? 80% पे। तो कितने के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं है? 20% पे। कहता जी क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है कंपनी बी को, तो ये अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को पूरे तरीके से शामिल करेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, मतलब एसेट्स को एसेट्स में ऐड करेगी, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ऐड करेगी, लेकिन ये मेंशन भी करेगी। किस चीज को मेंशन करेगी? कि जनाब इतने % या इतनी अमाउंट जो है एसेट्स की, लायबिलिटीज की इतनी अमाउंट जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो सेपरेटली मेंशन करना है इक्विटी के नीचे किस चीज को? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। ठीक है, कि जनाब इतनी जो है वो मेरे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपके पास जो इक्विटी प्लस रिजर्व्स, जो आपके रिजर्व्स थे किसी कंपनी के लेट सपोज वो थे 100,000 के, इसमें से 80% आपके पास थे तो 80,000 रुपये
आपको मिलेंगे और 20,000 रुपए नॉन कंट्रोलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो आप वो कहता है जी आपने शो तो ये करना है कि 1 लाख का 1 लाख आपके पास लेट सपोज एसेट्स और लायबिलिटीज आपने अपने पास रखनी है, अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवानी है, लेकिन साथ में आपने ये भी बताना है कि इसमें से जो 20,000 है वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ओके, तो कहता जी एक ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट बड़ा मजे का पॉइंट, अभी हमने बात की कि अगर आपके पास 100% शेयर होल्डिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, आप फिर भी एसेट्स और लायबिलिटीज पूरे के पूरे आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। लेकिन यहां पे कहता है जी कि जो आपका शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ पेरेंट ओनली will be shown in consolidated financial statement। जाहिर बात है कि सब्सिडरी का भी कुछ शेयर कैपिटल होगा, क्योंकि वो कंपनी है तो उसका भी कुछ ना कुछ शेयर कैपिटल होगा, ऐसा ही है ना, उसका भी शेयर प्रीमियम होगा, उसकी भी रिटेन्ड अर्निंग होंगी, ऐसा ही है। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की फिलहाल बात करते हैं। आपके पास जो पेरेंट है उसका भी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम होगा, गॉट इट। इसी तरह वो कहता है जनाब कंपनी के सब्सिडरी के एसेट्स भी हैं, आपके एसेट्स भी हैं, सब्सिडरी की लायबिलिटीज भी हैं, आपकी लायबिलिटीज भी हैं, तो कहता है जनाब लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ऐड कर दो, कंसोलिडेटेड लिख दो। उसके बाद कहता है जनाब आपके पास एसेट्स को एसेट में ऐड कर दो, कंसोलिडेटेड लिख दो। लेकिन जब बात आएगी ना शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की, तो कहता है उसमें सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को आपने कंसीडर नहीं करना, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम लिखना। गॉट इट, यहां तक किसी किस्म का मसलन साहिल जी, कोई प्रॉब्लम, ऑल ओके? अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं जनाब अगर आपके पास कोई 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इनकम और एक्सपेंस आ रहा हो, ठीक है, जो हम कुछ आपको पता ना कि हमने कुछ एक्सपेंस किया जिसका ताल्लुक हमारे इस साल के साथ तो है ही है, अगले साल के भी हमने कुछ एडवांस पे कर दिया, तो कहता है जी ओनली current year's income and expense will be included in consolidated financial statement। क्या हुआ, तो क्यों हंस रही हो बार बार? अच्छा, तो उसमें बताने वाली बात क्या है? किसमें? जी, अब इसमें इसका मतलब ये इनका अगर फॉर एग्जांपल आपके सब्सिडरी ने अगर अपने एक्सपेंसेस को लिखा हो कि जनाब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जी मेरा ये एक्सपेंस है और इसको मैं मतलब इसी साल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आप इस एक्सपेंस को 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उस सिलसिले में कह रहा है कि जी आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि फॉर द ईयर जो एक्सपेंस होगा आपने इनकम या एक्सपेंस को आपने सिर्फ उन्हीं को शामिल करना है। और एक्विजिशन जब आपने की है एट द स्टार्ट, तो पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस आपने कंसीडर करना है। सर मतलब कि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अप्रूव है, उसका देखो एक्सपेंस है उस साल का, लेकिन वो पे नेक्स्ट ईयर में कर रहा है, तो वो यहाँ पर अकाउंट वहां पे ऑब्वियसली यहाँ पे करेगी, ठीक है, करंट ईयर का जो इनकम एक्सपेंस है। अच्छा, अब कहता है जनाब ये लाइन लिखने का मकसद क्या था? एक तो ये अकाउंटिंग मिसमैच ना हो, दूसरा इसका मकसद ये था कि जब अगर आप एक्वायर करते हैं किसी एंटिटी को एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, फॉर एग्जाम्पल किसी एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पीरियड है दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और अगर आप एक्वायर कर लेते हैं 1 जनवरी को साल के शुरू में, तो पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस आपने कंसीडर करना है, पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस आपने कंसीडर करना है। और अगर आप करते हैं जनाब मिड ईयर एक्विजिशन, मिड ईयर एक्विजिशन इसका मतलब है कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड था लेट सपोज 1 से लेकर 31/12 तक, आपने जनाब एक्वायर कर लिया तकरीबन 1 मार्च 2019 को, साल के शुरू में नहीं किया, साल के एंड में नहीं किया, कब किया? साल के दरमियान किया। दिस इज कॉल्ड मिड ईयर एक्विजिशन।
तो कहता है जनाब मिड ईयर एक्विजिशन में इनकम एंड एक्सपेंस आफ्टर एक्विजिशन डेट विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि जो इनकम और एक्सपेंस है वो आपके कितने महीने के लिए होगी, क्योंकि यकम मार्च को आपने इसका किया तो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की इनकम और 10 महीने का आपने एक्सपेंस कंसीडर करना है। समझा की बात? एक्विजिशन डेट के बाद जितना टाइम बचेगा आपने उतना टाइम की इनकम और एक्सपेंस को कंसीडर करना है। सर अब जैसे अगर हमने 1 मार्च को एक्वायर किए, अगर हम पिछले 2 मार्च जैसे 31 जनवरी को अगर हम लोन देंगे सब्सिडी तो फिर जब हम लोग सब वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा ग्रुप नहीं होगा वो। उसकी रीज़न क्या है जी? हाँ जी, उसकी रीज़न क्या है कि वो हमने उसको लोन दिया हुआ था, कब? वो पहले दिया हुआ था, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम उस लोन की रीपेमेंट हम ये कहते हैं बाद में कि जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाएं, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे जनाब ये इंट्रा ग्रुप हो सकता है और इसको हम इसको चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। गॉट इट? यहाँ तक के मसले मसाइल? अच्छा जी, चलें। कंसोलिडेटेड का प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी हम इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद गुडविल के एडजस्टमेंट की बात कर लेंगे। तो 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे। अच्छा, अब हमने पता कितना कर लिया, ये जो उन पॉइंट्स में से पहला भी पॉइंट हमने पढ़ लिया, तकरीबन दूसरा पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। बाकी जी बाकी कितने पॉइंट्स रह गए हैं? गुडविल एडजस्टमेंट, फेयरवेल एडजस्टमेंट, मिड ईयर और एलिमिनेशन। मैंने आपको एम नहीं कहा था कि ऐसे होगी कंसोलिडेशन, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न थी। ओके, चलें, अभी पता चलेगा बेटा, खुश हो लो। अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। चलें जी।